20 से 25 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका सीट क्लियर हो जाएगा पार्ट ए। तो इस स्ट्रेटजी के साथ हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनएटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एनएटी में अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन के टाइप जो होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं। आपको बहुत ही ऐसे फंसाने के लिए, बहुत टाइम कंज्यूम कराने के लिए ही उस टाइप के क्वेश्चंस बनते ही हैं वो एनएटी में। तो नंबर ऑफ़ सरफेसेस कितने होते हैं, कुछ ऐसे मैथ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। और एनालिटिकली आपको सोचने के लिए वो फोर्स करता है कि आप किस तरह से सोच रहे हो, और वो सोचने के तरीके को भी जानना चाहता है सीड। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे एक साथ में, तो ये उसकी स्ट्रेटजी होती है कि किस तरह से बंदा सोच रहा है, और साथ ही साथ सोचने के स्टाइल को उस बेसिस पे ही जज करता है। तो अगर आप देखेंगे इसमें ये सरफेस, कितने सरफेस हैं इसमें, तो अगर एक एक करके अगर आप इसको काउंट करने लगोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से इस टाइप के सरफेस को हम काउंट कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ क्यूब्स कितने हैं और नंबर ऑफ़ सरफेसेस कितने हो सकते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा समझना है और उनको जितनी जल्दी आंसर्स दे सकते हो उतना अच्छा है। जितना आप क्वेश्चन में घुसोगे आप फंस जाओगे। जैसे कि ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था क्रॉस। तो दूसरा सेक्शन था पार्शियल मार्किंग, एमएसक्यू। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट को कंसर्न था कि सर पार्शियल मार्किंग क्या होता है। तो पार्शियल मार्किंग को हमने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमने यहाँ पे बनाया है। तो पार्शियल मार्किंग में आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 10 होते हैं, और इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है जिसमें कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती हैं कि अगर सपोज़ यहाँ पे मैंने सारी प्रोबेबिलिटी को अच्छे से डिस्कस किया है, अच्छे से मैंने रिटन आउट किया है ताकि आप समझ जाओ। तो एग्जांपल के थ्रू भी अगर हम समझते हैं कि करेक्ट आंसर ABD है और आपने जो आंसर टिक किया है ABD ही किया है, तो कोई भी इनकरेक्ट आंसर आपने सेलेक्ट नहीं किया है, तो इस प्रोबेबिलिटी में आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। और सेकंड प्रोबेबिलिटी ये हो जाता है कि मान लो 4 ऑप्शन सही हैं, आपने तीन करेक्ट ऑप्शंस टिक किए हैं, तो एक ऑप्शंस आपने लेफ़्ट कर दिया, लेफ़्ट आपने किया, तो इसके कारण आपका जो आपको मार्क्स मिलने वाला है 4 की वजह आपको 3 मिलेगा, क्योंकि आपने एक ऑप्शन टिक नहीं किया। अगर आपने यहीं पे अगर रॉन्ग ऑप्शन टिक कर दिया होता तो शायद आपको मार्क्स माइनस में मिल जाएगा। तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर थर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो थर्ड प्रोबेबिलिटी में सपोज ABC आपके करेक्ट आंसर्स हैं और आपने A और C आपने सिर्फ मार्क किया हुआ है, तो आप B मिस कर गए हो। तो इस वाले सिनेरियो में आपको 2 मार्क्स ही मिलने वाला है। और फोर्थ प्रोबेबिलिटी ये है कि सपोज़ 2 ऑप्शंस आपके करेक्ट ऑप्शन है और सिर्फ आपने B ऑप्शन ही सेलेक्ट किया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलने वाला है। और कौन कौन से प्रोबेबिलिटी में आपको 0 मार्क्स मिलने वाला है। तो 0 मार्क्स के लिए अगर आप सपोज़ आपने उनके करेक्ट आंसर A और C हैं और आपने एक भी ऑप्शन टिक नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपको 0 मार्क्स मिलने वाला है। और 6 प्रोबेबिलिटी ऐसा है जिसमें कि आपको निगेटिव मार्किंग मिलने वाला है। तो निगेटिव मार्किंग में ये होगा कि सपोज़ आपने आपके जो करेक्ट आंसर हैं वो A और C हैं और आपने जो आंसर किया है A और D किया है, A और D किया है। A तो आपका सही है लेकिन D आपका इनकरेक्ट है। इस इनकरेक्ट के कारण आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको MSQ को सॉल्व करना है, क्योंकि MSQ थोड़ा ट्रिकी होता है, बट हाँ मार्क्स उठाने के लिए बहुत अच्छा होता है। बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप उठा सकते हो मार्क्स। और उसी तरह सेकंड एग्जांपल है B और D और आपका करेक्ट आंसर B और D है और आपने A आंसर सेलेक्ट किया है, तो डेफिनेटली A तो रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपको माइनस निगेटिव मार्किंग मिल जाएगा।
तो पार्ट ए के अब थर्ड सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 26 क्वेश्चंस रहते हैं और -0.5 इसका नेगेटिव मार्किंग होता है। तो थोड़ा सा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लग रहा है कि सही है तभी आप टिक करो, वरना मत करो। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि अगर आपको लगे हाँ नहीं ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाए, चलो ये भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे -0.5 आपको नेगेटिव मार्क लग जाएगा। तो इन सारी चीज़ को आपको ध्यान में रख के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने पार्ट ए को थोरली अच्छे से समझाया कि कितने सेक्शंस होते हैं, उसमें कितने टाइम आपको इन्वेस्ट करने चाहिए और कैसे हमें कट ऑफ क्लियर करना है। तो सेम चीज़ हम पार्ट बी के लिए भी करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट बी के सेक्शंस। ये जो टिप्स है मैं शेयर करने वाला हूँ वो पार्ट ए सेक्शन के लिए है। तो पार्ट ए सेक्शन में आप कितना भी कुछ भी बनाते रह जाओ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको शेयर कर रहा हूँ, मतलब कितना भी कुछ भी कर लोगे तो भी एक नया क्वेश्चन आएगा, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देगा और आप डिस्टर्ब हो जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो मेरा मानना है कि जो पार्ट ए होता है, पार्ट ए को समझने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं, जिससे कि वो अच्छे से समझ पाए क्वेश्चन के पैटर्न को। हाँ, वो भी एक अच्छा आइडिया है और इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के साथ साथ मेरा एक और एडवाइस है, एक छोटा सा एडवाइस है, जो कि मुझे बहुत हेल्प किया था। आपके घर में न्यूज़पेपर्स आते ही होंगे, ज़रूर आते होंगे। तो न्यूज़पेपर में सुडोकू आता है, तो आप रोज़ सुडोकू के लेवल्स भी होते हैं, तो आप सुडोकू को जितना जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करोगे, आपका एनालिटिकल स्किल उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने सुडोकू सॉल्व किए थे एग्ज़ामिनेशन के पहले। तो रोज़ ही मैं सुडोकू सॉल्व करता था, ट्राई करता था आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर सुडोकू को सॉल्व करूं। तो इससे हमारा एनालिटिकल स्किल और जो सोचने की क्षमता होती है वो स्ट्रांग होती है, और जो रीजनिंग होते हैं, जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स होते हैं, तो उस रीजनिंग को भी आप सॉल्व करो, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में सोचे और ऐसे क्वेश्चंस को देके हेजिटेट ना हो। तो आपको ये हमारा टिप्स कैसा लगा, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलते हैं आपसे दोस्तों अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।